नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कई बार देखने में आता है कि बच्चे का जन्म गंड मूल नक्षत्र में होता है तो माता पिता बड़े परेशान से हो जाते हैं। कुछ लोग इसे बहुत खराब समझते हैं, कुछ लोग तो इसे ऐसा मान बैठते हैं मानो कोई आफत आ गई हो। गंड मूल में जन्मे बच्चों की मूल शांति की पूजा करवाना भी अनिवार्य माना जाता है। मूल शांति पूजा करवानी चाहिए, लेकिन पहले किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। मित्रों, पहले ये जानते हैं कि गंड मूल नक्षत्र आखिर हैं क्या। ज्योतिष की पुस्तकों में 27 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। यदि अभिजित को भी शामिल कर लें तो कुल 28 नक्षत्र होते हैं। इनमें से कुछ नक्षत्र शुभ तो कुछ अशुभ माने जाते हैं। सभी नक्षत्रों को 9 स्वामी ग्रहों का स्वामित्व मिला होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल से लेकर राहु, केतु, ये 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व मिलता है। अश्विनी नक्षत्र से गिनती अगर शुरू करें तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी होता है केतु। इससे अगला नक्षत्र होता है भरणी, जिसका स्वामी शुक्र है। उसके बाद कृतिका, जिसका स्वामी सूर्य है। इस तरह से पुनः 10वें नक्षत्र मघा का स्वामित्व केतु को ही मिलता है। और फिर 19वां नक्षत्र जो मूल होता है उसका भी स्वामित्व केतु को मिलता है। इस तरह अगर देखें तो केतु के स्वामित्व वाले 3 नक्षत्र हुए अश्वनी, मघा और मूल। इस तरह से 9वें, 18वें और 27वें नक्षत्र के यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी होते हैं बुध। तो मित्रों, इस तरह से ये केतु और बुध ग्रह के स्वामित्व वाले नक्षत्रों को ही गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। इन्हें अशुभ नक्षत्र समझा जाता है, जबकि ऐसा पूर्ण सत्य नहीं है। मित्रों, ये निर्भर करता है कुंडली देखने के बाद कि ये नक्षत्र हानिकारक है या नहीं है। हानिकारक हैं तो कितने प्रतिशत तक हैं। आपको मालूम ही है कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो हानि और लाभ ये डिपेंड करेगा कि जातक का जन्म गंड मूल के किस नक्षत्र में और किस चरण में हुआ है। दूसरी बात, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, कहाँ स्थित है, उसका नक्षत्र पति किस भाव में है, इस पर भी शुभता अशुभता निर्भर करती है। यदि अशुभता हुई तो जन्मदिन के ठीक 27वें दिन जब वही नक्षत्र दोबारा आता है तो उसकी शांति करवा लेनी चाहिए। मूल शांति नक्षत्र के चरण के आधार पर भी तय होती है। जैसे अश्विनी के प्रथम चरण में और अश्विनी के चतुर्थ चरण में जन्म लेना डिफरेंस उत्पन्न करेगा। दोनों के प्रभाव अलग अलग होंगे। अश्विनी के प्रथम चरण में अगर जन्म है तो मूल शांति करवानी ही होगी। तो चरण के हिसाब से जातक पर इसके प्रभाव की गणना की जाती है। दरअसल मित्रों, गंड मूल नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बच्चों को इस दुनिया में आने के लिए बड़ा कठिन संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त ना तो राशि का कोई सपोर्ट होता है और ना ही नक्षत्र का। ये संधि की अवस्था होती है। जैसे आश्लेषा का चतुर्थ चरण का जन्म हो तो वहाँ कर्क राशि का एंड हो रहा होता है और नक्षत्र का भी वहाँ एंड हो रहा होता है। बस यही बात है कि मूलों में पैदा हुए बच्चे विकट संघर्ष करके इस दुनिया में आते हैं।
इसलिए उनमें चंचलता भी अधिक होती है। वे शारीरिक रूप से भी प्रायः आम बच्चों से मजबूत होते हैं, क्योंकि वे संघर्ष करने के उपरांत इस दुनिया में आते हैं। हाँ, नक्षत्रों के कुछ विशेष चरणों में जन्म लेने से वे माता पिता, परिवार के बाकी सदस्यों के लिए कष्टकारी हो सकते हैं। तो उसी के लिए पूजा करवाने का या मूल शांति करवाने का विधान है, ताकि कष्टों का निवारण हो सके। वैसे मोटे तौर पर केतु के 3 नक्षत्रों में मघा और मूल ये सबसे ज़्यादा खराब नक्षत्र माने जाते हैं। इसी तरह बुध का आश्लेषा और ज्येष्ठा नक्षत्र भी थोड़ा खराब होता है। रेवती का चौथा यानी अंतिम चरण तो ठीक नहीं होता, इसमें बच्चे को थोड़े कष्ट मिलते हैं। बाकी शुरू के 3 नक्षत्र रेवती के अच्छे ही होते हैं। मित्रों, फिर कभी और भी विस्तार से इस विषय पर बात करूंगा, लेकिन इतना अवश्य जान ले कि गंड मूल नक्षत्रों में जन्म हो बच्चे का तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ज्योतिषी की सलाह अनुसार आप कार्य करें। ज़रूरी यह हो तो मूल शांति अवश्य ही करवा लें। पूजा कराने के बाद ही पिता को अपने बच्चे को देखना चाहिए, या जो भी ज्योतिषी आपको परामर्श दे वैसा ही करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।